हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक का पार्ट 2 देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? ऑप्शन ए है मतीराम, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी जयसी, ऑप्शन डी सूर। तो मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में जयसी को स्थान नहीं मिला और मतीराम देव सूर को स्थान मिला है। तो ये सी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं हिंदी नवरत्न में जयसी को स्थान नहीं मिला है। तो हिंदी नवरत्न में वर्णित नवरत्न ये हैं तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र, ये सभी हैं नवरत्न। तो तुलसी, सूर, देव ये बृहत त्रयी में आते हैं। तुलसी, सूर, देव ये तीनों लोग बृहत त्रयी में आते हैं। कौन कौन? तुलसी, सूर, देव। बिहारी, भूषण, केशव ये मध्य त्रयी में आते हैं। बिहारी, भूषण, केशव, बिहारी, भूषण, केशव, बिहारी, भूषण, केशव ये मध्य त्रयी में आते हैं। मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र ये लघु त्रयी में आते हैं। मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र, मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र ये लघु त्रयी में आते हैं। तो 3 3 3 ये 3 त्रिके 9, ये 9 हैं नवरत्न, हिंदी नवरत्न जो कि मिश्र बंधु की पुस्तक है हिंदी नवरत्न। तो इसमें सूर, तुलसी, देव बृहत त्रयी में आ गए, बिहारी, भूषण, केशव मध्य त्रयी में, मती, चंद्र, हरीश, मती, चंद्र, हरीश लघु त्रयी में आ गए। यानी मती, मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र ये लघु त्रयी में, बिहारी, भूषण, केशव ये मध्य त्रयी में है, सूर, तुलसी, सूर, देव, तुलसी, सूर, देव बृहत त्रयी। तो इस तरीके आप इनको याद रखिएगा। ये सभी नवरत्न में है। तो इसमें जयसी आप कहीं भी देख सकते हैं नहीं आया है, तो इससे सी ऑप्शन इसलिए सही है। अब 34वां क्वेश्चन है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो इसी प्रकार फिर से है क्वेश्चन उसी तरह। तो ऑप्शन ए है सूरदास, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी मोहम्मद जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी और डी केशवदास। तो फिर वही सी ऑप्शन सही, जयसी, सूर, तुलसी, केशव तो है ही। केशव किस में आते हैं? बृहत त्रयी, मध्य त्रयी, लघु त्रयी। तो आप यही कहेंगे कि ये तो केशव मध्य त्रयी में आते हैं। बिहारी, भूषण, केशव मध्य त्रयी में आते हैं। सूर, तुलसी, देव बृहत त्रयी में आते हैं, या आप कहे तुलसी, सूर, देव बृहत त्रयी में, मती, चंद्र, हरीश ये लघु त्रयी में। तो इस प्रकार भी इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय, ये ऑप्शन ए है 1850 से 1885 ईस्वी, क्या ये सही है? बी ऑप्शन 1857 से 1900 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1868 से 1893 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1800 से 1850 ईस्वी। तो इसमें से आप सही ऑप्शन सी को ही देखते हैं, 1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। 1868 से 1893 ईस्वी माना है। अब विक्रम संवत में देखेंगे तो 1925 से 1950 तक। सॉरी फ्रेंड, तो आप द्वितीय उत्थान को देख सकते हैं। इसका समय है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, जो कि विक्रम संवत में है 1950 से 1975 ईस्वी तक।
और शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जिन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उससे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। ऐसा शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो वही क्वेश्चन फिर से है, दोहराया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया था कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन का प्रथम उत्थान का समय पूछे हैं, तो वही होगा संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। बी ऑप्शन सही होगा, संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। और 37वां क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो आप बताइए। ऑप्शन ए है 1893 से 1918 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, और सी है 1885 से 1918 ईस्वी। डी ऑप्शन है 1903 से 1920 ईस्वी। तो इसमें सही ऑप्शन है 1893 से 1918 ईस्वी तक। तो ऑप्शन ए सही होगा 1893 से 1918 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, विक्रम संवत 1050 से। हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका नामकरण किया। तो आइए देखते हैं इसके सभी नामों को। आदिकाल यानी वीर गाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, और पूर्व मध्यकाल है भक्तिकाल यानी भक्तिकाल विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल यानी गद्य काल को विक्रम संवत 1984 विक्रम संवत तक माने हैं। 900 वर्ष में के इतिहास को 4 भागों में बांट दिए हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत 250 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो वीर गाथा काल के रूप में नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 250 से 1375 विक्रम संवत की कालावधि में किए थे। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा कितनी मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा इसमें विक्रम संवत 250 से 1375 तक आप मानेंगे। 250 से 1375 तक, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन ए सही था। अब 41वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका
हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है। और यहाँ सुमेलित करना है, पुस्तक और लेखक हैं। तो साहित्य का इतिहास दर्शन 42वां का साहित्य का इतिहास दर्शन, ये कौन सा कलर, साहित्य का इतिहास दर्शन है नलिन विलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह का महेश दत्त शुक्ला, हिंदी साहित्य महेश दत्त शुक्ला है भाषा काव्य संग्रह का। और तीसरा है हिंदी भाषा और साहित्य का श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसको। हिंदी पुस्तक है और लेखक है साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरि औध, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरि औध। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है, नलिन विलोचन शर्मा का है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरि औध, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरि औध। इसको रिवीजन बार बार करने से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएगी। 43वां का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है या डॉक्टर श्याम सुंदर दास का या डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन ए सही होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इनका जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 44वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक इसमें देखिए सही नहीं दिया है कि कौन है। ये उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछे गए थे क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक किसी ने नहीं लिखा है, जबकि इसमें से किसी ने नहीं लिखा है, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से एक ग्रंथ लिखा है। संभवतः इसी कारण इस प्रश्न को उच्चतर शिक्षा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। 45 वाला क्वेश्चन है 45वां का, नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1867 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1885 में, 1893 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन है 1893 ईस्वी में। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1893। 1857 में जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, तो उसके बाद 1893 स्वतंत्रता संग्राम के बाद
नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। नागरी प्रचारी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसमें से ऑप्शन सी रहेगा, रामचंद्र वर्मा नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक नहीं थे। श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। आप अभी ऊपर देखे हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये सभी हैं नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक, लेकिन रामचंद्र वर्मा नहीं है। 47 का देखते हैं। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1895 ईस्वी में कि 1893 ईस्वी में कि 1898 ईस्वी में कि 1890 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा 1893 ईस्वी में। अभी आपने पढ़ा था 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। 48 यानी 48वां क्वेश्चन है, 48 का। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी तो 1893 ईस्वी में, वही चीज़ है। रिपीट क्वेश्चन। नागरी प्रचारी दे देगा या काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना, थोड़ी सी चेंज कर देगा, लेकिन वही है क्वेश्चन है। तो इसका भी 1893 में, 1893। सब क्या है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन बी है नागरी प्रचारी सभा, ऑप्शन सी इंडियन प्रेस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय भाषा परिषद। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा से हुआ। काशी नागरी प्रचारी सभा कहिए या तो नागरी प्रचारी सभा। इस ग्रंथ की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो ऑप्शन बी सही लगाएंगे आप, नागरी प्रचारी सभा या काशी नागरी प्रचारी सभा ने हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 50वां का है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ने। ऑप्शन ए है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारी सभा काशी ने। तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारी सभा काशी ने किया था। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास
ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद, नागरिक प्रचारी सभा काशी। तो नागरिक प्रचारी सभा काशी 1893 ईस्वी की ओर से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 17 खंडों यानी भागों में प्रकाशित करने की योजना बनी, किंतु इसे के 16 खंड ही प्रकाशित हुए। योजना तो 17 खंडों में थी प्रकाशित करने की, लेकिन 16 खंडों में ही प्रकाशित हुई थी। तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास को 17 खंडों में योजना बनी थी काशी नागरिक प्रचारी सभा 1893 ईस्वी से प्रकाशित करने की, लेकिन 16 खंडों में ही प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रथम भाग आप देखिए, ये प्रथम भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका, डॉक्टर राजबली पांडे हैं। और द्वितीय भाग हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। और तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चतुर्थ भाग भक्ति काल निर्गुण भक्ति, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी हैं। पंचम भाग भक्ति काल सगुण भक्ति, चंद्रवली पांडे हैं। षष्ठम भाग श्रृंगार काल रीतिबद्ध, डॉक्टर नगेंद्र हैं। सप्तम भाग श्रृंगार काल रीति मुक्त, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अष्टम भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा हैं। नवम भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। दसम भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, काव्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। एकादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, नाटक जगदीश चंद्र माथुर। द्वादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, उपन्यास, कथा तथा आख्यायिका, डॉक्टर कृष्णलाल। त्रयोदश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, समालोचना तथा निबंध, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चतुर्थ भाग हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, डॉक्टर राम अवध। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल यह है। एकादश हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर। द्वादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, उपन्यास, कथा तथा आख्यायिका, डॉक्टर कृष्णलाल। त्रयोदश भाग है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, समालोचना तथा निबंध, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चतुर्थ भाग है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, राम अवध द्विवेदी। पंचदश भाग है हिंदी शास्त्र तथा विज्ञान, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। षोडश भाग है हिंदी का लोक साहित्य, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी का लोक साहित्य राहुल सांकृत्यायन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91वां का। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना विक्रम संवत 1800 में हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी, 1798 ईस्वी में कि 1802 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। तो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1800 में। और लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में, किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित
हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। गिलक्राइस्ट हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 का, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। 53 का देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? वही क्वेश्चन फिर से आ गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1800 ईस्वी में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। तो इसका सही ऑप्शन है पूर्वीपन। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद अब भोजपुर जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम चंदमणि मिश्र था। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अन्य महत्वपूर्ण इनके बारे में देखते हैं जानकारी। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती भी कहते हैं इसको, 1803 ईस्वी में, और रामचरित्र 1806 ईस्वी में। स्रोत हिंदी गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी से लिया गया है। तो सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम है चंद्रावती। नासिकेतोपाख्यान के जगह पर क्वेश्चन में चंद्रावती भी दे सकता है कि चंद्रावती रचना किसकी है, चंद्रावती कृतियाँ किसकी हैं। तो आप सदल मिश्र ही लगाइएगा। चंद्रावती कहिए चाहे नासिकेतोपाख्यान, एक ही रचना है। 1803 में इसका प्रकाशन हुआ था। और दूसरा इनका गद्य रचना है रामचरित्र 1806 में। सदल मिश्र ने 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध है सदल मिश्र की, नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती, दूसरा रामचरित्र। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र के व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरे स्थान पर सदल मिश्र को ही रखा है। लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है।
इनकी भाषा जो है, इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंसाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है, इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। उदयभान चरित पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। इंसाअल्लाह खां के रानी केतकी की कहानी, या कहिए कि उदयभान चरित्र पर किन भाषा का प्रभाव है? उर्दू, अरबी और फारसी भाषा का। फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने लल्लूलाल और शाहाबाद और भोजपुर के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। भाषा मुंशी के रूप में किसे नियुक्त किया? जॉन गिलक्राइस्ट, जो कि हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। तो इन्होंने लल्लूलाल और सदल मिश्र, इन दोनों को भाषा मुंशी बनाया। भाषा मुंशी फोर्ट विलियम कॉलेज में। प्रेम सागर किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है। लल्लूलाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, या रानी केतकी को आप उदयभान चरित भी कह सकते हैं। उदयभान चरित के लेखक कौन है? इंसाअल्लाह खां। या रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंसाअल्लाह खां। 58 प्रश्न नंबर 58, 50 से 58। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसाअल्लाह खां। निम्नलिखित में से 59 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र। हिंदी, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? 60वां का देखते हैं। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से लल्लूलाल संबद्ध थे। तो ऑप्शन ए सही है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, 61वां नंबर का है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं ए सदल मिश्र, बी इंसाअल्लाह खां, सी लल्लूलाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। ऑप्शन ए सही है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? 63वां का देखते हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है। इन्हें जान लेते हैं। हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की। सदल मिश्र ने 1803 में नासिकेतोपाख्यान की रचना की। 1810 ईस्वी में लल्लूलाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान जो है खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में बी क्वेश्चन को सही माना गया। तो इसका बी ही क्वेश्चन सही है। प्रेम सागर सदल मिश्र की रचना सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान को ही माना जाता है। अब गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है?
क्वेश्चन नंबर 73 का देखते हैं। गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये जटमल के द्वारा। गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सदल मिश्र ने। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सदल मिश्र ने। भोलानाथ तिवारी, लल्लूलाल, हरदेव बहारी ने नहीं किया था, सिर्फ सदल मिश्र। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय जॉन गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ है। खड़ी 75वां क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट। बलदेव, लल्लूलाल, सुनीति कुमार चटर्जी ये लोग नहीं हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग सबसे पहले जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया। खड़ी बोली का पहला प्रयोग सबसे पहले जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन सा है? तो राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। इनको ही राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। 77 का देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा श्री प्रसाद सितारे हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार किसको माना जाता है? तो लल्लूलाल को। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार ऑप्शन बी होगा लल्लूलाल। ढोला मारू रादोहा 78वां का देखते हैं। ढोला मारू रादोहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? तो राजा नल है। राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा हरराज सिंह नहीं है, राजा नल सिंह है। ढोला मारू रादोहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा नल। राजा नल ऑप्शन बी सही है। ढोला मारू रादोहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारू रादोहा ढोला नामक राजकुमार तथा माखड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का काव्य है, जिसमें ढोला के पिता का नाम राजा नल है। इस काव्य के मूल कवि कल्लोल हैं तथा कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ जैन। तो ऑप्शन बी वज्रयानी सिद्ध से है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध आदिकालीन वज्रयानी सिद्ध से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उसका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे और चर्प टीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज हिंदी साहित्य से जुड़े पिछले पेपर में आए क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।